जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल D2M यानी डायरेक्ट टू माइंड एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, ये द प्लेटफॉर्म यानी रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 7 है। आप सबको पता है कि हमारे चैनल पर अभी लगातार BSSC इंटर स्तरीय का सेट प्रैक्टिस चलाया जा रहा है, जिसमें दो बुक को कवर किया जा रहा है। एक तो कि खान सर के बुक को और दूसरा द प्लेटफॉर्म को। अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। साथ ही साथ जितना भी वीडियो आप देखना चाहते हैं आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट जा करके देख सकते हैं। इस वीडियो का PDF पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहां से आप वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम एक करके प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 कहता है कि खसाबा दादा साहब जाधव निम्नलिखित में से किस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे कि खसाबा दादा साहब क्यों लिखा है। अगर आपके सामने केडी जाधव लिख देता तो आप आसानी से आंसर कर करके चले आते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, केडी जाधव के बारे में आपसे पूछा हुआ है तो आंसर लगाएंगे। इनका संबंध जो था वो कुश्ती से था। इन्होंने जो है वो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले, या पहले पदक कह लीजिए, स्वर्ण पदक नहीं बल्कि पहले पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। ध्यान में रखेंगे। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ध्यान में रखिएगा जो कि ओलंपिक से संबंधित है। अगर आपसे प्रश्न करता कि भारत का पहला ओलंपिक पदक, केवल ओलंपिक पदक जीतने वाला पहला धावक कौन था, तो आप आंसर लगाएंगे नॉर्मन प्रिचर्ड। इन्होंने इंडिया के लिए पहला पदक जीता था। जबकि आपसे प्रश्न पूछ देता कि स्वतंत्र भारत में पहला व्यक्तिगत पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन थे, तो यही केडी जाधव थे, जो कि किसे कुश्ती से संबंधित है। अगर प्रश्न होता है कि भारत का पहला ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता कौन था, तो आंसर लगाते भारतीय हॉकी टीम। जिस समय के कप्तान कौन थे, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जयपाल सिंह मुंडा। कौन थे, नोट करिएगा, कप्तान जयपाल सिंह मुंडा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है, कहता है कि आर हरिकुमार का नौसेना अध्यक्ष के तौर पर कौन सा क्रम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपसे क्रम पूछा है तो आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, 25वें क्रम के ये नौसेना अध्यक्ष हैं। अच्छा, ये तो ठीक है। अभी ये नौसेना के बारे में पूछ दिया। अगर वायुसेना पूछ देता तो वायुसेना है कौन, तो VR चौधरी। वायुसेना कौन है दोस्तों, VR चौधरी। इनका कौन सा क्रम है, तो इनका 27वां क्रम है। जबकि थल सेना अध्यक्ष कौन है, मनोज पांडे। नोट करिए, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनोज पांडे हैं जिनका क्रम कितना है, 29वां है। और वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो कौन है, राजीव कुमार है। ये आपसे पूछता है सब क्वेश्चन। राजीव कुमार, इनका क्रम जो है वो 25वें नंबर का ये इनका क्रम है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। प्रश्न है, लखनऊ में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2023 खिताब के पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं। तो सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, ची यून जेन यानी चीनी ताइपे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, भारत के कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। तो करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, 5 राज्य की सीमाएं जो हैं वो बांग्लादेश को टच करती है। अच्छा, कौन कौन, तो एक तो पश्चिम बंगाल, इसके बाद फिर त्रिपुरा आ जाता है, मेघालय आ जाता है, इसके बाद फिर मिजोरम और असम। अच्छा, ये सब तो सही है। थोड़ा सा और पॉइंट इससे संबंधित है तो क्वेश्चन जान लीजिए। भारत के टोटल 17 राज्य पड़ोसी देश की सीमाओं से जुड़े हुए हैं। टोटल कितने, 17 जो राज्य हैं वो पड़ोसी देश की सीमाओं से जुड़े हुए हैं। अगर हम इसकी बात कर लें, यानी भारत की कुल मुख्य भूमि समुद्री तट से सीमा की लंबाई जान ले तो कितनी होती है, तो 100 किलोमीटर जो है दोस्तों वो भारत के मुख्य भूमि की समुद्री तटीय से सीमा की लंबाई है। इसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप को शामिल नहीं किया गया है। जब इसे शामिल कर दिया जाता है तो इसकी कुल लंबाई कितनी हो जाती है, 7516.6 किलोमीटर। अच्छा, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, केवल स्थलीय सीमा की, तो 15,200 किलोमीटर। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट करिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या निकल करके आएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं जुड़ी है। तो ये सब भौगोलिक क्षेत्र से क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान में रखेंगे। तो करेक्ट आंसर लगाएंगे मेघालय, जो कि ये मिजोरम से नहीं जुड़ी हुई है। मेघालय में टोटल जिलों की संख्या कितनी है, तो 11 है। मेघालय की राजधानी कहाँ है दोस्तों, इसकी राजधानी जो है आप मुझे आंसर में देंगे कमेंट बॉक्स में। अच्छा, इसकी राजकीय पशु कौन सा है, तो पहाड़ी हिलॉक गिबन। नोट करिएगा, इसका राजकीय पशु कौन सा है, पहाड़ी हिलॉक गिबन इसका जो है वो राजधानी राजकीय पशु है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न,
कहता है कि गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में कि किस शहर में सूचित किया गया था और उस जगह पर दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लखनऊ में सूचित किया गया था। किसके द्वारा? तो राजकुमार शुक्ल के द्वारा, जो कि ये पश्चिम चंपारण का एक किसान रहे थे। जब इन्हें सूचित किया गया तब महात्मा गांधी जो है दोस्तों किनके साथ? राजेंद्र बाबू के साथ या राजेंद्र प्रसाद के साथ, मजरूल हक के साथ और जे बी कृपलानी के साथ, महादेव देसाई के साथ, इन सभी के साथ 1917 ईस्वी में पश्चिमी चंपारण में पहुंच करके वहां के इन्होंने स्थिति के बारे में जाना। ठीक है, इसके बाद इन्होंने एक आंदोलन शुरू किया। बाद में अंग्रेज के जो एक अधिकारी था, नाम था एमन, नोट करिएगा, एक नाम क्या था? एमन। इन्होंने राजकुमार शुक्ल के पक्ष में एक बात कही थी, कहा था कि राजकुमार शुक्ल एकमात्र चंपारण का अकेला मर्द था। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो एमन ने। तो इसका करेक्ट आंसर निकल करके आ जाता है क्या? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, भारत ने इजराइल से फंसे नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, ऑपरेशन अजय। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। कहता है कि भारत का पहला एआई स्कूल कहां लॉन्च किया गया है? तो आंसर लगाएंगे केरला में। एआई का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला प्रश्न है, स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही आंसर लगाएंगे स्वर्ण कमल पुरस्कार ऑप्शन नंबर 2, सिनेमा के क्षेत्र में। एक और पुरस्कार का आप नाम याद रखेंगे, चमेली देवी। क्या है दोस्तों? नोट करिएगा, चमेली देवी पुरस्कार। ये एक जैन पुरस्कार है, जैन पुरस्कार है दोस्तों। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो चमेली देवी पुरस्कार जो है दोस्तों पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे प्रथम गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डॉक्टर जूलियस के नायरेरे। अच्छा, अभी लास्ट में यानी 2023 में गांधी शांति का पुरस्कार यानी 2021 के लिए जो है दिया गया है, 2021 के लिए 2023 में दिया गया। किसे दिया गया? तो ये गीता प्रेस, नोट करिएगा, गीता प्रेस जो कि गोरखपुर में है, इसको दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न कहते हैं कि प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन है? सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, NR नारायण मूर्ति। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक के आदर्श वाक्य में शामिल शब्द कौन कौन से हैं? तो CTS, RTS, फोर्टियस, ये तीनों के तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। एक और इसमें भी एक वर्ड जोड़ा गया है 2021 में, इसको भी नोट करिएगा। नाम क्या है उसका? कम्युनिस्ट। क्या नाम है? यानी CTS, RTS, फोर्टियस और कम्युनिस्ट, इसे जो है अभी जोड़ा गया है। अच्छा, ये तो ओलंपिक का जिक्र आता है तो थोड़ा सा जान ले कि इसमें 5 रिंग होता है जो कि 5 महासागरों को दर्शाता है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ एक महासागर नहीं, महाद्वीप को दर्शाता है। किसको? महाद्वीप को ये दर्शाता है। साथ ही साथ अच्छा, ओलंपिक के जनक किसे कहा गया है? यानी ओलंपिक समिति की स्थापना कब की गई थी? तो ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 ईस्वी में पियरे डी कुबर्टिन ने की थी। किसने? पियरे डी कुबर्टिन ने। यही वजह है कि पियरे डी कुबर्टिन को ओलंपिक का जनक माना जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि किस भारतीय को ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया था? सही आंसर लगाएंगे 13 का ऑप्शन नंबर 2, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? 14 नंबर प्रश्न है कि एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो भारत ने ईरान को 42-32 से हरा करके, कितना से? 42-32 से हरा करके ईरान को ये विजेता बना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान में रखेंगे 16 सितंबर को। ओजोन दिवस का जिक्र जब भी आएगा तो आपके दिमाग में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी चलना चाहिए। अगर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ये ओजोन लेयर से संबंधित है। अच्छा, इसका मुख्य उद्देश्य होता क्या है? तो ध्यान में रखेंगे, यानी 2023 में जो मनाया गया ओजोन दिवस है उसका थीम क्या था? तो इसका थीम था फिक्सिंग द ओजोन लेयर। हाँ, फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 आपको निकल करके आता है प्रश्न दोस्तों। कहता है कि निम्नलिखित में से निम्न शासकों में से किस एक के समय में उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया था? तो सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, शाहजहां के शासनकाल में। बता दें कि शाहजहां के 4 पुत्रों में से एक पुत्र था जिसका नाम था दारा शिकोह। क्या नाम था दोस्तों? दारा शिकोह। दारा शिकोह ने ही जो है दोस्तों एक इनकी मूल रचना थी दारा शिकोह की, नोट करिएगा,
क्या नाम था? मज्म उल बहरीन। क्या नाम था? मज्म उल बहरीन। ये दारा सिकोह की रचना थी। इन्होंने ही उपनिषद को सीर ए अकबर के नाम से फारसी में अनुवाद कराया था। किसमें? फारसी में सीर ए अकबर के नाम से। अच्छा, अनुवाद की बात आता है तो अनुवाद का अगर बात आता है तो अनुवाद विभाग का जो है स्थापना किसने किया था? अनुवाद विभाग का स्थापना मुगल सम्राट अकबर ने किया था। अच्छा, मुगल सम्राट के अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। करेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। एक और पॉइंट ध्यान में रखेंगे दोस्तों कि दारा सिकोह को, जो कि शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था, जिसे लेनपुल ने लघु अकबर के भी नाम से इसे बुलाया था। क्या? लेनपुल ने लघु अकबर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी बाबर खानवा का युद्ध सही है, अकबर जो द्वारा लड़ा गया हल्दी घाटी का युद्ध, हुमायूं यानी चौसा का युद्ध बिल्कुल सही है, जहांगीर बल्ख का युद्ध गलत है। बल्ख का युद्ध जहांगीर नहीं बल्कि 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो क्या होगा? बल्ख का युद्ध जो है दोस्तों 32 नंबर, माफ कीजिएगा, वो बल्ख का युद्ध जो है दोस्तों शाहजहां के काल में लड़ा गया था। किसके काल में? शाहजहां के काल में, न कि जहांगीर के काल में। लड़ा कब गया था? तो 1646 ईस्वी में। नोट करिएगा, किसके कब? 1646 ईस्वी में, शाहजहां के काल में। अगला प्रश्न देखेंगे, 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय के सूरत वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 रास बिहारी बोस। ये तो 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी सूरत के अधिवेशन किए थे। अच्छा, दादा भाई नौरोजी का जिक्र आता है, तो ये सब जो भी मैं भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दादा भाई नौरोजी दो है दोस्तों 1886 के कलकत्ता अधिवेशन। क्या? 1886 के कोलकाता अधिवेशन। इसके बाद जो है 1893 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन। इसके बाद 1906 ईस्वी के जो है दोस्तों फिर कलकत्ता अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। अच्छा, गोपाल कृष्ण गोखले की बात आ जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी के जो है बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की, जबकि एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी थे बाल गंगाधर तिलक, जिसमें नाम दिया हुआ है, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक भी अधिवेशन का अध्यक्षता इन्होंने नहीं की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न कहता है कि अशोक के सबसे बड़े प्रधान शिलालेख कौन सा है? सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 13वां, जिसमें जो है कलिंग विजय का जिक्र किया गया है। अच्छा, कलिंग युद्ध हुआ कब था? तो 261 बीसी में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लोक या जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? तो यक्षगान। अगला प्रश्न, शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है? उड़ीसा। अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं, इसमें ऑप्शन दिया हुआ ही नहीं है। अच्छा, तो होगा क्या आंसर दोस्तों? तो आपको बता दें कि स्वेज नहर के उत्तर में जो है दोस्तों एक पोर्ट शहीद है। स्वेज नहर के उत्तर में पोर्ट शहीद, जबकि दक्षिण में जो है वो स्वेज नहर स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अच्छा, स्वेज नहर का जिक्र आया तो थोड़ा सा जान लीजिए, रिवीजन भी हो जाएगा। इसका निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था, जो कि स्वेज नहर जो है वो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। एक समय जब पूर्वी एशियाई देश ब्रिटेन के कब्जे में था, तब इसको लाइफ लाइन ऑफ ब्रिटेन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लाइफ लाइन ऑफ ब्रिटेन कहा जाता था, ध्यान में रखेंगे। अच्छा, ये तो ठीक है। इसकी लंबाई टोटल कितनी है? तो स्वेज नहर की लंबाई टोटल 168 किलोमीटर, जबकि चौड़ाई 365 मीटर और गहराई की बात कर ले तो 16.5 मीटर है। ये स्वेज नहर से संबंधित इतने सारे क्वेश्चन है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य काश्मीर घाटी स्थित है? तो 38 का सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, बृहद हिमालय एवं फिर पंजाल के बीच में। अगला प्रश्न है 39 नंबर प्रश्न कहता है कि शून्य आधार बजट की अवधारणा दी किसने? तो आंसर लगाएंगे 39 का ऑप्शन नंबर 3, पीटर ए नायर ने। सबसे पहले इसका प्रतिपादन तो पीटर ए नायर ने 1970 ईस्वी में किया था, जबकि इसके विकास का श्रेय जो है दोस्तों हिल्टन यंग को जाता है। किसे जाता है? हिल्टन यंग को। ये सब नोट करिएगा, ये सब जल्दी दिमाग में आपका सेट नहीं होगा, और क्वेश्चन एग्जामिनर क्या होता है इसी तरह का क्वेश्चन उठाता है, तो आप भूल सकते हैं। तो 1970 में जो है शून्य आधारित बजट का प्रतिपादन किया गया था, जबकि विकास का श्रेय हिल्टन यंग को जाता है। सबसे पहले कहाँ शून्य आधारित बजट पेश किया गया था? तो जिमी कार्टर के द्वारा, नोट करिएगा, जिमी कार्टर के द्वारा अमेरिका में बजट ये शून्य आधारित पेश किया गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न,
भारत की विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण कौन करता है? तो आरबीआई, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न कि पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में दी गई है, बताइए किस सूची से सूचीबद्ध है? तो 41 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये समवर्ती सूची में क्रमबद्ध है। ध्यान में रखेंगे कि भाग 4 कौन सा? संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 48 में जो है दोस्तों कृषि एवं पशुपालन से संवर्धन है की चर्चा की गई है, जबकि 48 का क जो है वो क्या कहता है? इसके में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन एवं अन्य जीवों के रक्षा के बारे में इसमें चर्चा किया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न कहता है कि पहचाने कि भारत में कृषि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 42 का आप आंसर लगाएंगे। क्या है कि भारत में रबी की फसलें अक्टूबर दिसंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल तक काटी जाती है, बिल्कुल सही। भारत में रबी के दौरान उगाई जाने वाली फसलें धान, ये तो पहले ही गलत हो गया, धान ही देखने के बाद गलत हो गया, ये रबी नहीं बल्कि खरीफ है। अच्छा, औस, अमन और बोरो असम, पश्चिम बंगाल और ओडिशा की धान की फसलें हैं, बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन नंबर 1 और 3 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है? कहता है कि 1970 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बगान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए कहां दौरा किया था? तो आंसर लगाएंगे चंपारण में। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं के कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित कीजिए। तो आपको मैं बता देता हूं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था? 1919 ईस्वी में, नोट करिएगा 1919 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में। ध्वज सत्याग्रह 1923 ईस्वी में। जबकि असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 से 22 ईस्वी में, 1920 से 22 ईस्वी में। तो आपका आंसर निकल करके आ जाता है ऑप्शन नंबर 2, 1 4 3 2। अगला प्रश्न है 45 नंबर, कहता है कि भारत में खरीफ की बुआई किस माह में की जाती है? तो खरीफ की बुआई की जाती है ऑप्शन नंबर 3, जून जुलाई के टाइम में। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है दोस्तों? कहता है कि भारत में मृदा विस्तार का सही अवरोही क्रम यानी घटते क्रम सबसे ज्यादा किसका विस्तार है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी, फिर लाल मिट्टी, फिर काली मिट्टी और इसके बाद लैटेराइट मिट्टी निकल करके आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष फजल अली आयोग ने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? आंसर हो जाएगा 1955 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 1। अच्छा, इसमें था क्या? तो बता दें कि भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य के निर्माण से अन्य क्षेत्रों से भी जो है भाषा के आधार पर राज्य की मांग उठने लगा, जिसमें के संदर्भ में भारत सरकार ने 1953 ईस्वी में 1953 ईस्वी में 3 सदस्यीय एक आयोग की गठन की, जिसके मुख्य अध्यक्ष जो थे वो फजल अली थे तथा के.एम. पणिकर एवं H.N. कुंजरू इसके सदस्य थे। बाद में 1955 ईस्वी में फजल अली ने इस आयोग का रिपोर्ट पेश किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है? कहता है कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण संहिता है। तो आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्दिष्ट। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुभाग में कल्याणकारी राज्य का विचार किया गया है? तो सही आंसर लगाएंगे 64 का ऑप्शन नंबर 2, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अच्छा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जिक्र आता है तो ध्यान में रखेंगे भाग 4 के संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक इसकी चर्चा की गई है। अच्छा, ये भारत के संविधान में लिया कहां से गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और आयरलैंड कहां के संविधान से लिया है? तो आयरलैंड जो है स्पेन के संविधान से ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ध्यान में रखेंगे चौधरी रहमत अली ने 1933 ईस्वी में सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था, जिसका अर्थ इन्होंने बताया था पवित्र देश, जिसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, भूटान का आधिकारिक भाषा कौन सा है? तो भूटान का आधिकारिक भाषा है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, जोंगखा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यानी एक तरफ कंट्री दिया हुआ है, दूसरी तरफ कैपिटल दिया हुआ है। तो यूक्रेन का कीव है, सही है। फिनलैंड हेलसिंकी सही है। इथोपिया का लुसाका नहीं, ये गलत है। यहीं पे आदिस अबाबा है। इथोपिया का कहाँ है दोस्तों?
ओसाका नहीं बल्कि कहाँ है, अदिस अबाबा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है एक तरफ लिपि दिया हुआ है, दूसरी तरफ जो है प्रचलित नाम है, तो जितना आपको समझ में आता है उतना लगाइए। पहले तो सिंधु लिपि में आप कहाँ जाएंगे, हड़प्पा की तरफ, तो एक का तो 4 मिल गया। मलयालम यानी पर छोड़िए, तेलुगु जाएंगे, तो तेलुगु कहाँ जाएंगे, तो ये जाएंगे तेलुगु आंध्र प्रदेश की तरफ, तो 1 का 4 और 3 का 2 मिल गया, तो 1 का 4 3 का 2 ऑप्शन नंबर 1 निकल करके आता है। 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी सिंधु लिपि, हड़प्पा लिपि, मलयालम लिपि, करौली लिपि, तेलुगु एवं कन्नड़ लिपि, आंध्र प्रदेश और मैथिली तिरहुत लिपि। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है, कहता है कि आयमा नाम भारत का प्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड है और यह किस राज्य में स्थित है। तो आपको एक ट्रिक बता देते हैं कि कोई भी पढ़ाई लिखाई से संबंधित या अच्छा कार्यों को सबसे पहले करता है तो कुछ नहीं समझ में आए और उसमें केरल दिखाई दे, जब तुक्का लगाने का जिक्र हो तब ऐसा काम करना है। ऐसा नहीं कि बिना पढ़े ही बस देखे ऑप्शन लगा दीजिएगा। तो अगर ऑप्शन में आपको केरल दिखाई दे तो आप करेक्ट आंसर लगाएंगे, 90% सही हो जाएगा चांस आपका कि केरल होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 केरला। अगला प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है। 70 का सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 बलवंत राय मेहता को। अगला प्रश्न है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक यानी PQLI किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो 71 का आंसर आपको बता दें कि भीमराव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉरिस ने। इन्होंने 3 मूल आवश्यकताओं को मिलाकर के जीवन भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का निर्माण किया था, जिसमें कौन कौन शामिल था दोस्तों। तो शामिल था नंबर 1 पर जीवन प्रत्यास्था, दूसरा क्या है, दूसरा है शिशु मृत्यु दर और तीसरा है दोस्तों क्या सा, तो साक्षरता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, प्रश्न संख्या 72 नंबर प्रश्न है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, यानी सभी क्या है, तो शैक्षणिक सुविधाओं का सुलभ कराना, सही है। जीवन स्तर को बेहतर बनाना, सही है। उस कृषि कार्यक्रम एवं संचार प्रणाली में सुधार, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है। तो 73 का सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रीय योजनाओं का समीक्षा करता है ये। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 ईस्वी को हुई थी। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 74 कहता है कि किस सरकार में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों सम्मिलित होते हैं। आंसर लगाएंगे ग्राम सरकार में। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है, 75 नंबर कहता है कि 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू होने के पूर्व 1948 में सर्वप्रथम किन 2 जिलों का प्रायोगिक योजना शुरू किया गया था। सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 इटावा तथा गोरखपुर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, 91 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है। आंसर लगाएंगे श्रीलंका, बाकी भूटान, नेपाल, पाकिस्तान टच करता है इंडिया को। अगला प्रश्न है कि मानस नदी निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश से, ध्यान में रखिएगा, देश में नहीं पढ़ लीजिएगा, किस पड़ोसी देश से भारत में सीधे प्रवेश करती है। तो आपको बता दे 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि पहले तो मानस नदी निकलती कहाँ तो से है, तो निकलती है तिब्बत से। एक पहले ये पूर्ववर्ती नदी है जो कि बृहत हिमालय में एक महाखंड का निर्माण करते हुए ये सीधा भारत में प्रवेश कर जाती है। तो कहाँ प्रवेश करेगी, तो भूटान के ठीक बगल में तिब्बत। तो इसका करेक्ट आंसर निकल जाता है 92 का ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है भारतीय रुपए का निर्माण नया मुद्रा प्रतीक आधिकारिक तौर पर किस वर्ष में अपनाया गया था। इसका प्रतीक कुछ इस तरह से होता है। तो ये दिया किसने था, डी उदय कुमार ने, जो कि बॉम्बे IIT में पढ़ने वाला एक छात्र थे। तो इन्होंने 2010 में भारत सरकार जो है आधिकारिक तौर पे इसे स्वीकार कर लिया। अगला प्रश्न है कि सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। तो ये सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये एक मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार का जो चर्चा किया गया है संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में। आपसे पूछा है कि
संस्कृति और शिक्षा का अधिकार किस में वर्णित है? तो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार दोस्तों किस में है? ऑप्शन नंबर 2 यानी 29 और 30 में। 29 क्या कहता है? कहता है इसके तहत अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपनी बोली, भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित करने का अधिकार है। जबकि अनुच्छेद 30 के अनुसार जो है दोस्तों सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने एवं उसके प्रशासन के संचालन का अधिकार प्राप्त है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न कहता है कि लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि लोकसभा का गठन हुआ कब था? तो 1952 ईस्वी में। अब विपक्ष के पहला नेता पूछ रहा है तो आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 राम सुभग सिंह। अगला प्रश्न है, कहता है कि कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता है। निम्नलिखित में से क्या है? यानी दूर के वस्तु को देख रहा है, नजदीक का ही नहीं, तो उसको क्या निकट दृष्टि हो गया है, यानी ऑप्शन नंबर 1 यानी विद्यार्थी के निकट दृष्टि बिंदु को उससे दूर हो गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि चुंबक को धारावाहिक चाल पर समान और विपरीत बल लगाया जाना चाहिए? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आंद्रे मैरी एम्पियर ने। अगला प्रश्न है कि उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, यानी 2 + में 8 + में 7 यानी कितने हो जाते हैं? 17। करेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा क्लोरीन। अगला प्रश्न है कि डैश उपयोगकर्ता को दूरस्थ ढंग से इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर और टर्मिनलों के अभिगम की सुविधा प्रदान करता है? तो करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 99 का क्या है? ऑप्शन नंबर 1 टेलनेट के माध्यम से। अगला प्रश्न है कि यदि मटर के गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे यानी RRYY और झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज वाले पौधे यानी स्मॉल RRYY में संस्करण कराया जाता है तो F1 के बीज कैसे होंगे? सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 गोल एवं पीले हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि घरेलू संधारित्रों को लघुपथन अथवा अतिभारण से बचाने के लिए उपयोग किया जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 फ्यूज का तार यानी फ्यूज का उपयोग करेंगे। अगला प्रश्न है शुष्काक्षिकोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन के कारण कमी से होता है? तो आप सबको लगता होगा कि इंग्लिश बड़ा ही आसान लैंग्वेज है, इसको बहुत आसानी से पढ़ा जा सकता है। बिल्कुल गलत, सॉरी, हिंदी बहुत आसान है, हिंदी आसान नहीं है, इंग्लिश बिल्कुल आसान है। ये शुष्काक्षिकोप, ये वर्ड आप शायद बहुत से ऐसे कैंडिडेट होंगे जो पहली बार सुन रहे होंगे इसका नाम। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 ये विटामिन डी के कमी से होने वाला रोग है। अच्छा, विटामिन डी के कमी से होने वाले और भी रोग का नाम जान ले तो कौन कौन सा है? तो एक तो रिकेट्स हो गया, दूसरा जो है वो ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस, ये ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 121 नंबर प्रश्न देख लेंगे क्या कहता है। 121 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से एक पुष्प में लैंगिक जनन की परिघटनाओं का सही क्रम बताइए, यानी कैसे कैसे होगा? तो सबसे पहले जो आएगा वो क्या निकल करके आएगा? वो परागन होगा, फिर निषेचन होगा, फिर भ्रूण होगा और फिर नवोभिद होगा, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? आंसर लगाएंगे प्लास्टिक। अगला प्रश्न कि दलदल एवं धान के खेतों में इनमें से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? मीथेन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से घावों से अत्यधिक रक्तस्राव होता है? तो जब भी इसका आंसर निकल करके आएगा विटामिन के। अगला प्रश्न है कि जंतुओं के किस समूह का नाम उनकी कांटेदार त्वचा के कारण रखा गया है? उनमें विशिष्ट जल संवर्धन नल तंत्र पाया जाता है जो कि उनके चलन में सहायक होते हैं। तो सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 इकाइनोडर्मेटा। ठीक है। अच्छा, इकाइनोडर्मेटा संघ का नामकरण किसने किया था और कब? तो 1738 ईस्वी में। नोट करिएगा, 1738 ईस्वी में जैकब क्लिन ने, किसने? जैकोब क्लिन ने जो है इसका नामकरण किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई कितनी होती है? तो आप सबने एसपीडी पढ़ा होगा या और भी बुक पढ़ा होगा, 36,000 लगभग किलोमीटर। तो उसके नियरेस्ट में निकल करके आता है ऑप्शन नंबर 3 35,786 किलोमीटर। अगला प्रश्न की फ्लाई ऐश प्रदूषण किसके द्वारा होता है? तो आंसर लगाएंगे थर्मल पावर प्लांट के द्वारा। इसमें कौन कौन सा गैस निकलता है दोस्तों, यानी किसकी मात्रा पाई जाती है? तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का और कैल्शियम ऑक्साइड का इसमें मात्रा पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है
कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो आंसर पढ़ लेते हैं कि जहाजों और पनडुब्बियों का डिजाइन बिल्कुल सही, हवाई जहाज के पंखों का डिजाइन ये गलत है। ठीक है, तो हवाई जहाज का जो पंखों का डिजाइन वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर नहीं बल्कि जो बर्नौली के सिद्धांत पर ये आधारित है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम। क्या है इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम, जिसे आप EEG भी कहते हैं, का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। आंसर लगाएंगे एपिलेप्सी को पहचानने के लिए। अगर एपिलेप्सी की जगह पर आपको हिंदी में मिर्गी लिख दिया होता तो आप आसानी से आंसर लगा सकते थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एपिलेप्सी। ऐसे भी पता है कि EEG का संबंध जो होता है वो मस्तिष्क से इसका संबंध है। अगला प्रश्न, और EEG में जो एपिलेप्सी में जो होता है वो तंत्रिका तंत्र डिस्टर्ब हो जाती है। अगला प्रश्न है कि परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा था। तो नील्स बोर ने। अगला प्रश्न है कि पौधे को उनमें से कौन सी पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होती है। आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है वह कार्बोहाइड्रेट जिनमें बढ़ते हुए क्रम में कार्बन परमाणु उपलब्ध हैं वो कौन कौन से हैं। तो आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 एरिथ्रोज, जाइलोज और मैनोज। 133 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है दोस्तों। 133 नंबर प्रश्न है कि सौर स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग से लाल रंग की ओर जाएंगे तो क्या स्थिति बनेगी। तो ऐसे स्थिति में विचलन घटेगा जबकि अपवर्तनांक बढ़ेगा। और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान में रखिएगा कि लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम, क्या मैंने कहा, लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम जबकि बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। साथ ही साथ क्या है, लाल रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे कम, लाल रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे कम जबकि बैगनी रंग का वर्ण विक्षेपण यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट सबसे अधिक होता है। तो कलर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर निकल करके आएगा ऑप्शन नंबर 1। 134 नंबर देखिए प्रश्न क्या कहता है। कहता है 134 नंबर की नीचे दी गई आहार श्रृंखला में मान लीजिए कि चौथे पोषी स्तर पर ऊर्जा की मात्रा 5 किलो जूल है, तो बताइए कि उत्पादक स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी। यानी आपको दिया हुआ है घास की टिड्डा, टिड्डा से मेढक, मेढक सांप, सांप बजाज। तो आंसर निकाल करके आएगा 5000 किलो जूल। और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न क्या है दोस्तों देख लीजिएगा। कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आंखों के रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायित्व है। सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 मेलानिन। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए तो आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल से कंटिन्यू आप जुड़े रहिए। अगला सेट हम खान सर का कल लेकर के आएंगे और 2-4 सेट के बाद खान सर का ऐसे भी सेट समाप्त हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।